नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर, जहां हम यूपी पीसीएस, बीपीएससी और एमपी पीसीएस जैसे परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी करते हैं। मैं हूं प्रेमलता। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स प्रश्न पत्र के भूगोल खंड के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम न सिर्फ सही उत्तर जानेंगे, बल्कि हर प्रश्न के पीछे छुपे छिपे महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं को भी समझेंगे। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न को भी शामिल करेंगे जो पर्यावरण से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोनेट्स्क। क्या हो जाएगा? डोनेट्स्क। आइए जानते हैं डोनेट्स्क शहर के बारे में। डोनेट्स्क ये पूर्वी यूक्रेन में स्थित एक शहर है। यह डोनेट्स्क ओब्लास्ट का प्रशासनिक केंद्र है और इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और खनन केंद्र है। डोनेट्स्क का एक समृद्ध इतिहास रहा है और इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में कोयला खनन और इस्पात उत्पादन केंद्र के रूप में हुई थी। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधनों को उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हम क्या सतत विकास कहते हैं। आइए सतत विकास को समझते हैं। सतत विकास मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से क्षय किए बिना उपयोग करने की प्रक्रिया है, लेकिन इन संसाधनों को प्रदान करने के लिए प्रकृति की क्षमता को बनाए रखना है। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण ही सतत विकास कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? हमें बताना है कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। ये देखने से ही प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर होगा स्वैच्छिक समाज सेवा। स्वैच्छिक समाज सेवा को सामान्यतः एक आर्थिक गतिविधि नहीं मानी जाती है। आर्थिक गतिविधियों में आमतौर पर मौद्रिक मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण या उपभोग शामिल होता है। दूसरी ओर स्वैच्छिक समाज सेवा में प्रत्यक्ष वित्तीय उद्देश्य या विनिमय के बिना की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। यह परोपकारिता और समग्र रूप से दूसरों या समाज के कल्याण में योगदान करने की इच्छा से प्रेरित है। हालांकि इसके अप्रत्यक्ष आर्थिक निहितार्थ या लाभ भी हो सकते हैं। इसे पारंपरिक अर्थों में एक मुख्य आर्थिक गतिविधि नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका है नदी। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र वे जल निकाय हैं जिनका जल प्रवाहित होता है। ये पारिस्थितिक तंत्र आकार में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, छोटी छोटी धाराओं से लेकर मील चौड़ी नदियों तक, जो हजारों मील की यात्रा करती हैं। उदाहरण के लिए नदियाँ, नाले, नहरें और झरने। लोटिक जल के प्रवाह के आधार पर मीठे जल के निकायों का वर्गीकरण है। लोटिक जल बहने वाले जल निकायों से बनता है। इस प्रकार के जलाशयों का जल एक स्थान पर नहीं ठहरता, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता या बहता है। नदी जल का एक बहता हुआ पिंड है। दूसरी ओर झीलें, दलदल और तालाब भी जल के पिंड हैं और लोटिक जल के उदाहरण हैं। अगली प्रश्न को हम देखेंगे। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटे को पहले रखना, फिर सबसे विस्तृत तक जाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 1 4 1 4 2 3। अतः इसका सही उत्तर होगा ए। आइए देखते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है, इसका 2,84,993 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अरेबियन मरुस्थल को देखते हैं। 18,55,000 इसका क्षेत्रफल है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 92,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि गोबी मरुस्थल का 13,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं दोस्तों? ये आ जाएगा विज्ञान के प्रश्न में। हम इसको विज्ञान में देखेंगे, साइंस वाला जब हल करेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और वो है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में। यह अधिनियम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को नियामक प्राधिकरण देता है। एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नीतियों का निर्माण करता है। एसपीसीबी विभिन्न राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह अधिनियम एसपीसीबी और सीपीसीबी को शक्ति प्रदान करता है। इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। कब किया गया था? 1988 में संशोधित किया गया था।
1988 के संशोधन अधिनियम ने एसपीसीबी और सीपीसीबी को एक डिफॉल्टिंग औद्योगिक संयंत्र को बंद करने का अधिकार दिया। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा? इन सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण या जीन पूल द्वारा या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। आइए देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अस्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए जैव विविधता के संरक्षण, उत्थान और प्रबंधन को संदर्भित करता है। इन सीटू संरक्षण को समझेंगे, यह पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और उनकी प्राकृतिक परिवेश में प्रजातियों की व्यवहार्य आबादी का रखरखाव और पुनर्प्राप्ति है। इसका उद्देश्य जैव विविधता को उस पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में खुद को बनाए रखने में सक्षम बनाना है जिसमें यह पाया जाता है। इन सीटू प्रबंधन दृष्टिकोण या तो चयनित प्रजातियों या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की आबादी पर लक्षित हो सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जीवमंडल भंडारों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव इस संरक्षण द्वारा किया जाता है। एक्स सीटू के द्वारा यह एक विलुप्तप्राय प्रजाति, किस्म या पौधे और जानवर की नस्ल को उसके प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षित करने और उसे मनुष्यों की देखभाल के भीतर एक नए स्थान पर रखने की प्रक्रिया है। जबकि जीन पूल क्या होता है? जीन पूल में यह एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाने वाली कुल आनुवांशिक विविधता है। एक बड़े जीन पूल में व्यापक आनुवांशिक विविधता होती है और यह पर्यावरणीय तनाव से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में बेहतर रूप से सक्षम होता है। अंतर प्रजनन एक छोटे जीन पूल के निर्माण में योगदान देता है और किसी प्रकार के तनाव का सामना करने पर आबादी या प्रजातियों के विलुप्त होने की अधिक संभावना होती है। अगली प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। आइए देखेंगे, इसका सही उत्तर केवल एक होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार प्रकट होती है, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और मौसम की अन्य चरम स्थितियां आती हैं। इस प्रणाली में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति के साथ समुद्री और वायुमंडलीय घटनाएं शामिल हैं और भारत सहित कई स्थानों पर भारत को प्रभावित करती हैं। पहले आपको बता दूं, पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रणाली में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति के साथ समुद्री और वायुमंडलीय घटनाएं शामिल है। ये आपको बता चुकी हूँ। अल नीनो गर्म विषुवतीय धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा या हम्बोल्ट धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है और इसका परिणाम क्या होता है? विषुवतीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति, समुद्री जल के वाष्पीकरण में अनियमितताएं और प्लैंकटन्स की संख्या में कमी होती है, ना कि ये बढ़ती है। क्या होती है? कमी होती है, जो समुद्र में मछलियों की संख्या को और कम कर देती है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी कि सी। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। चलिए देखें, सर्वाधिक लवणता कर्क रेखा तथा मकर रेखा में पाई जाती है। मीठे पानी जल वाष्प के रूप में वाष्पीकरण के माध्यम से समुद्र से वायुमंडल में चला जाता है, जिससे उच्च लवणता होती है। सक्रिय वाष्पीकरण के कारण साफ आसमान, उच्च तापमान और स्थिर व्यापारिक हवाओं के कारण लवणता अधिक होती है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ और उसके बाद से 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच देखी गई है। समुद्र में सबसे अधिक खारा स्थान वे क्षेत्र हैं जहां वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है, या पानी के बड़े निकायों में जहां समुद्र में कोई आउटलेट नहीं होता। बहुत अधिक वाष्पीकरण और कम मीठे पानी के प्रवाह के कारण लाल सागर और फारस की खाड़ी क्षेत्र में सबसे खारा पानी है। कहाँ कहाँ? लाल सागर और फारस की खाड़ी में सबसे खारा पानी है। भूमध्य रेखा पर लवणता को देखेंगे। भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगातार सबसे अधिक वर्षा होती है। नतीजतन समुद्र में गिरने वाला ताजा पानी उस क्षेत्र में सतह के पानी की लवणता को कम करने में मदद करता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वर्षा का क्षेत्र घटता जाता है और कम वर्षा और अधिक धूप से वाष्पीकरण बढ़ता है। ध्रुवों पर अगर लवणता की बात करें तो ध्रुवों की ओर बर्फ के पिघलने से ताजा पानी सतह की लवणता को एक बार फिर कम कर देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। आइए अगले इन कथनों को देखें।
उच्च ज्वार दिन में लगभग 2 बार, लगभग हर 12 घंटे और 25 मिनट बाद आता है। ये 30 मिनट नहीं बल्कि 25 मिनट बाद। कारण यह है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे 50 मिनट का समय लगता है, इसलिए चंद्रमा 24 घंटे 50 मिनट बाद उसी स्थान पर होता है। जो कि उच्च ज्वार दिन में 2 बार आता है, प्रत्येक 12 घंटे और 25 मिनट में 1 बार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर को समझेंगे। बेंगुला जलधारा यह दक्षिण अटलांटिक की एक शाखा है जो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर विभाजित होती है और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ ठंडे बेंगुला जलधारा के रूप में बहती है, जो सर्किट को पूरा करने में दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा से मिलती है। चौथा ऑप्शन देखेंगे। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पानी को खींचने के लिए गठबंधन करते हैं, न कि सिर्फ चंद्रमा अकेले पानी को खींचता है। इस प्रकार के ज्वार को वसंत ज्वार कहते हैं। इस स्थिति में उच्च ज्वार सामान्य उच्च ज्वार की तुलना में अधिक होते हैं और निम्न ज्वार सामान्य निम्न ज्वार की तुलना में कम होते हैं। अतः इसका सही उत्तर आप देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 45वें को देखेंगे। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे था? 2020 में ये 10वें स्थान पर था, जो अब भी 10वें स्थान पे ही बना हुआ है। अब भी 10वें स्थान पे ही बना हुआ है। अगला देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? इसके पहले के भी प्रश्न में मैं आपको इसका उत्तर बता चुकी हूँ। यही प्रश्न आया था लेकिन उसका रूप बदला हुआ था। इसे सतत विकास कहते हैं कि क्षरण ना हो, न्यूनतम क्षरण हो, लेकिन आगे की पीढ़ी के लिए भी बचाया जा सके, उसे हम सतत विकास कहते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उपयुक्त जनसंख्या के सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। थॉमसन, माल्थस, एडविन केनन, हेनरी जॉर्ज। हम देखेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो थॉमसन दिए थे, यानी कि सी का हमारा हो जाएगा सी का एक हम देखते हैं, एक बी में मिलता है और एक डी में मिलता है, तो ए और सी अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध, ये जो है ये माल्थस का दिया हुआ है, यानी कि डी का 2, ये भी दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं। अभी भी हम सही उत्तर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति सिद्धांत जो है माल्थस का दिया हुआ है। अगला हम देखते हैं सामाजिक समायोजन सिद्धांत, यह किसका दिया हुआ है? ये हेनरी जॉर्ज का दिया गया है। सामाजिक बी का 4, बी का हमारा 4 किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी में। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके पहले एक प्रश्न है जिसको हम छोड़ दिए हैं, वो है प्रश्न नंबर 50। निम्न खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। आपको सही उत्तर बताना है। आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने लिथियम और सोना भंडार पाया है, ये उस समय के समाचार में था। लिथियम के बारे में हम कुछ तथ्यों को जानेंगे। लिथियम जो होती है रिचार्जेबल बैटरी में एक प्रमुख घटक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देश लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिज पर आयात पर निर्भर है। एक फैक्ट आप लोग और नोट कर लीजिएगा कि लिथियम त्रिभुज में कौन कौन से देश आते हैं। लिथियम त्रिभुज में कौन कौन से देश आते हैं? तो पहला है बोलीविया, दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा चिली। ये तीनों लिथियम त्रिभुज में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी और नदी दी हुई है सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे हम प्राणहिता जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्राणहिता भी जो है वो गोदावरी की ही सहायक नदी है। इसका हम देखेंगे। जो प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी गोदावरी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। ये मान लीजिए कि अगर गोदावरी नदी है तो इसके बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां आती हैं? प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। ये कौन किसकी हैं? गोदावरी की हैं, जबकि अन्य जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। गोदावरी के बारे में आप लोगों को पता होगा, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। हेमावती जो कावेरी की नदी के बाएं किनारे से आके मिलती है, ये कावेरी पे बाएं किनारे से आके मिलती है। और उसके बाद से घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी कृष्णा नदी में शामिल होने वाली प्रमुख सहायकी नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हम देखेंगे।
कि भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6 से 7% है, जो 12.8% से बहुत ही कम है। अतः एक जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो एक सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, जबकि अन्य 31 जिलों में वन क्षेत्र है। अतः कथन 2 सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। आइए देखते हैं लैटराइट मिट्टी के बारे में। लैटराइट लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट होता है। लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह सही कथन है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। बारिश के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिकों से भरपूर मिट्टी पीछे रह जाती है। अतः ये कमी नहीं बल्कि भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो कथन 2 गलत है, कथन 1 सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उच्च तापमान में अच्छी तरह से पनपने वाले बैक्टीरिया द्वारा मिट्टी की ह्यूमस सामग्री को तेजी से हटा दिया जाता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। अतः लैटराइट मिट्टी खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यह दोनों ही कथन सत्य हैं। नहीं सॉरी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जब होगी तो पर्यावरण संतुलन को अपने आप हानि होगा। यह कथन असत्य होगा। इसका सही उत्तर होगा डी। जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो पर्यावरण पे दबाव बढ़ेगा। लोगों को रहने के लिए जंगलों को काटना पड़ेगा। आवास के लिए लोग अपने अपने सुविधाओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण पे दबाव बनता है। अतः यह कथन गलत होगा। तो कथन 1 क्या है? सत्य है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान स्पेनिश ने फिलीपींस को गन्ना पेश किया। वे मुख्य रूप से वियासत से क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। साथ ही नेग्रोस द्वीप को फिलीपींस के सुगर बाउल के रूप में जाना जाता है। कौन सा? नेग्रोस, सुगर बाउल के रूप में। अगली प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह दिया है और देश का नाम दिया है सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इगारका, चीन। ये इगारका जो है वो चीन में ना होकर के ये रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। बंदरगाह रूस का है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है और मॉन्टेविडियो की राजधानी शहर में स्थित है। यह रियो डी प्लाटा के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है और इस क्षेत्र में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं। इगारका के बारे में देखेंगे। यह रूस के क्रास्नोयार्स्क क्राय क्षेत्र में इगारका शहर में स्थित एक बंदरगाह है। यह एनिसी नदी पर स्थित है। किस पे है? एनिसी नदी पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख परिवहन साधन के रूप में कार्य करती है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया का बंदरगाह है, जिसे आधिकारिक तौर पर तजुंग पोर्ट के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह यही है। रॉटरडम नीदरलैंड में है, जो दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा झील दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, उसको बताना है। सही नहीं है उसको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनेगा, कनाडा में। ठीक। माराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित है। माराकाइबो जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। यह तबलाजो डमरू मध्य द्वारा वेनेजुएला खाड़ी से जुड़ी हुई है। यह वेनेजुएला के पूर्व में फाल्कन राज्य के पैरागुआना प्रायद्वीप और पश्चिम में कोलंबिया के गुआजीरा महाद्वीप प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ओनेगा झील उत्तर पश्चिमी रूस में करेलिया गणराज्य, लेनिनग्राद ओब्लास्ट और वोल्गोद ओब्लास्ट के बीच एक झील है। ये कहाँ पे है? ओनेगा रूस में। कहाँ पे है? रूस में है। बैकाल झील के बारे में देखेंगे। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है। ये सबसे गहरी झील मानी जाती है। मिशिगन दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जो पूरी तरह से एक देश में स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर विस्कॉन्सिन, इलिनोइस, इंडियाना और मिशिगन के यूएस राज्यों द्वारा साझा की जाती है। इसके तटों पर स्थित बंदरगाहों में इलिनोइस में शिकागो, इंडियाना में गैरी, विस्कॉन्सिन में मिलवॉकी और ग्रीन बे और मिशिगन में मुस्केगन शामिल हैं। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रकार्यात्मक निर्धनता। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 यानी कि बी।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के आधार पर गरीबी के प्रकार की पहचान करने के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें पूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी, स्थितिजन्य गरीबी, पीढ़ीगत गरीबी, ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी शामिल हैं। इसमें पूर्ण गरीबी जो होती है, इसे अगर देखें, इसे अत्यधिक गरीबी या घोर गरीबी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बुनियादी भोजन, स्वस्थ जल, स्वास्थ्य आवास, शिक्षा और जानकारी की कमी शामिल है। जो लोग पूर्ण गरीबी से संबंध रखते हैं वे जीने के लिए संघर्ष करते हैं और मलेरिया, हैजा और जल प्रदूषण संबंध बीमारियों जैसी रोकी जा सकने वाली बीमारियों से बहुत से बच्चों की मृत्यु का अनुभव करते हैं। पूर्ण गरीबी आमतौर पर विकसित देशों में असामान्य है। सापेक्ष गरीबी क्या होती है? इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है, जो आसपास रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है। अतः यह आय असमानता का एक साधन है। इसका सही उत्तर बी होगा। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चातुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषय को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक एसडीजी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से विकसित की जाती है और वैश्विक सांकेतिक ढांचे और राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों द्वारा उत्पादित डेटा और क्षेत्रीय स्तर पर एक एकत्रित जानकारी पर आधारित होती है। अतः कथन एक क्या है? सत्य है। दूसरा देखेंगे, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट हर 4 वर्ष में एक बार, ये 4 वर्ष में एक बार, ना कि तिमाही, चातुर्वार्षिक एसडीजी समीक्षा विचार विमर्श की सूचना देने के लिए तैयार की जाती है। यह महासचिव द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र समूह द्वारा लिखा जाता है। अतः कथन 2 क्या होता है? गलत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14, एसडीजी 15। आपको बताना है कौन सी एसडीजी में क्या आएगा। हम देखेंगे एसडीजी 10 जो है देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करने पर ध्यान देता है। अतः ए का सही हो जाएगा 3। ए का सही होगा 3। अतः ए और डी अपने आप एलिमिनेट हो गए। एसडीजी 13 जो है जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की बात करती है, तो बी का हो जाएगा एक। बी का क्या होगा? 1 होगा। बी का 1 हमें केवल ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 14 जो है एसडीजी जो 14 है सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग पर ध्यान देता है, जबकि एसडीजी 15 स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को सुरक्षित और पुनर्स्थापित और बढ़ावा देता है। अगली प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? देवप्रयाग पंचप्रयाग की सूची में से एक है, जहां अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं मिलती हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग में। और उसके बाद नदी को गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग के प्रमुख स्थलों में से एक रघुनाथ जी का पवित्र मंदिर है। यहाँ आपको पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, पूरे डिटेल में हम आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताएंगे अन्य नदियों के बारे में। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। भारत की प्रमुख नदियों वो उनके उद्गम स्थलों को जोड़ा बनाना है। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनेत्री से। कृष्णा महाबलेश्वर से। गोदावरी नासिक से, जबकि महानदी सिहावा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4। ए का 4 हमें केवल सी अभी एलिमिनेट करने को मिला, सही उत्तर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। बी का 3। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सी का 2 और डी का 1। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यमुना नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और इसे हिंदू पौराणिक कथाओं व संस्कृति में एक पवित्र नदी माना जाता है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में विलय से पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से होकर बहती है। कृष्णा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई, बहाव और सांस्कृतिक महत्व के मामले में बहुत महत्व है। इसे प्रायः दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है, जबकि महानदी नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर क्या स्थित है? कौन है जो इन दोनों की सीमा तय करती है? ये है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका की 5वीं सबसे लंबी नदी और दुनिया की 20वीं सबसे लंबी नदी है। यह अमेरिका राज्य टेक्सास और मैक्सिको के बीच की सीमा पर स्थित है। नदी की कुल लंबाई लगभग 1900 मील यानी कि 3060 किलोमीटर है। रियो ग्रांडे के पूरे वाटरशेड के भीतर का क्षेत्र लगभग 3,36,000 वर्ग मील है।
सिवाना समुद्र एवं कलपक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। शिव समुद्र जल विद्युत संयंत्र के बारे में देखेंगे। कोलार सोने की खानों को बिजली की आपूर्ति के लिए 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत संयंत्र स्टेशन की स्थापना की गई। कब की गई? 1902 में। भारत में पहली बार जल विद्युत के सफल उत्पादन का श्रेय कर्नाटक को जाता है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है और यह पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। इसकी 2880 मेगावाट की कुल क्षमता वाली कई इकाइयां हैं और यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा संचालित होती है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तुमकुर, कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तुमकुर, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मानव संसाधन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, योग्यता और प्रतिभा का उल्लेख करते हैं जो आर्थिक उत्पादकता और विकास में योगदान करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान 2030 तक हासिल किए जाने वाला सतत विकास लक्ष्य नहीं है। बाकी गुणवत्तापूर्ण जो है क्या बोलते हैं, लैंगिक समानता जो है SDG 5 के अंतर्गत आता है। शून्य भूख SDG 2 के अंतर्गत आता है। जबकि अच्छा स्वास्थ्य और भलाई ये भी SDG के अंतर्गत आता है। आइए SDG के बारे में कुछ तथ्यों को देखें। सतत विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास और सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 कार्यसूची का शुभारंभ किया। इस सार्वभौमिक, एकीकृत और परिवर्तनकारी कार्यसूची का उद्देश्य उन कार्यों को बढ़ावा देना है जो गरीबी को समाप्त करेंगे और अगले 15 वर्षों में एक अधिक स्थायी दुनिया का निर्माण करेंगे। 2030 तक प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य विशिष्ट लक्ष्य हैं। लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सभी मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज हर जगह लोगों की भूमिका होती है। सतत विकास लक्ष्य जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? यह जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। हांगुल को कश्मीर हिरण भी कहते हैं और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। प्रजाति इसकी जो है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित है। यह IUCN रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के तहत सूचीबद्ध है। जबकि प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जम्मू कश्मीर वन्यजीव अधिनियम 1978 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। हंगुल भारतीय उपमहाद्वीप में लाल हिरण समूह का एकमात्र उत्तरजीवी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। एक 113 नंबर पे है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? इसका हमें उत्तर देखना है। पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है जामनगर। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जयराम नरेश ने गुजरात के जामनगर में पहली संस्था राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र का उद्घाटन किया था। यह रिलायंस उद्योग के साथ पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2045 तक। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारत ने वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में निहित है, जो अपनी व्यापक विकासात्मक और स्वास्थ्य रणनीतियों के हिस्से के रूप में जनसंख्या स्थिरता के एक बिंदु तक पहुंचने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखेंगे कैसे। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा की ऋतु है जो जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप का प्राथमिक वर्षा ऋतु है। दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों के मानसून की ऋतु में देश पर हावी रहता है। इस दौरान देश को अपनी वार्षिक वर्षा का लगभग 75% प्राप्त होता है।
इस मानसून की ऋतु के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए और बी आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। आपको बताना है कौन सा सत्य है। रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के पास दूधा टोली पर्वतमाला से होता है। यूपी के कन्नौज के पास गंगा नदी में यह गिरती है। इसका सही उत्तर है, इसका पहला जो कथन है वो सत्य है। यमुना नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह निचले हिमालय के बंदरपुर चोटियों के पास यमुनेत्री ग्लेशियर्स निकलती है। यह कुल 1376 किलोमीटर की यात्रा करती है और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मिल जाती है। हिटोन्स, हिंडन, केन, बेतवा और चंबल नदियाँ इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। आइए बेतवा नदी के बारे में जानते हैं। बेतवा यमुना की एक सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले ओरछा से होकर बहती है। यह 590 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। अतः यह दूसरा इसका कथन असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक और ये केवल मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सतत विकास से संबंधित है। पोषक स्तर बनते हैं केवल पौधों से, केवल मांसाहारी जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से या केवल जंतुओं से? इसका सही उत्तर है सी, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। पोषक स्तर एक पारिस्थितिक तंत्र की पोषक श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला में चरण है। श्रृंखला के जीवों को उनके आहार व्यवहार के आधार पर इन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले और सबसे निचले स्तर में उत्पादक हरे पौधे शामिल हैं। पौधे या उनके उत्पादों का दूसरे स्तर के जीवों द्वारा उपभोग किया जाता है, जिसे शाकाहारी या पौधे खाने वाले कहते हैं। तीसरे स्तर पर प्राथमिक मांसाहारी या मांस खाने वाले शाकाहारी को कहते हैं और चौथे स्तर पर द्वितीयक मांसाहारी प्राथमिक मांसाहारी खाते हैं। इन श्रेणियों को सख्ती से परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि कई जीव कई पोषक स्तरों पर भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मांसाहारी भी पौधों की सामग्री या सड़ा हुई सामग्री का उपयोग करते हैं और सर्वाहारी कहलाते हैं, और कुछ शाकाहारी कभी कभी पशु पदार्थ का भी सेवन करते हैं। एक अलग पोषक स्तर अपघटक या प्रवर्तक में बैक्टीरिया और कवक जैसे जीव होते हैं जो मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं और उत्पादकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। 18 फरवरी 2023 को 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थानांतरित किया गया था। भारत में चीता परिचय परियोजना का लक्ष्य व्यवहार्य चीता मेटा पॉपुलेशन स्थापित करना, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संरक्षण करना, इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय सामुदायिक आजीविका को बढ़ाना और वन्य जीव और समुदायों के बीच प्रभावी ढंग से संघर्ष का प्रबंधन करना है। अतः दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रोजेक्ट चीता का लक्ष्य भारत में चीतों की अस्थायी आबादी स्थापित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य चीतों को अफ्रीका से भारत लाना और प्रजातियों के संरक्षण में योगदान करते हुए उपयुक्त आवासों में प्रजनन आबादी बनाना है। प्रोजेक्ट चीता में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों से भारत में चुनिंदा स्थानों पर चीतों का ट्रांसलोकेशन शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि विद्युत जनित हैं, नवीकरणीय हैं, उष्मा जनित हैं या गैर नवीकरणीय हैं। हमें बताना है इसका सही उत्तर और वो है नवीकरणीय हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पृथ्वी के वायुमंडल में बहुतायत में मौजूद ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। समाप्त होने पर इन स्रोतों का नवीनीकरण किया जा सकता है, इसलिए इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। जबकि ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। एक बार समाप्त हो जाने पर इन स्रोतों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इनमें कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम अन्य आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में जब हवा बाईं ओर विक्षेपित होती है, इसका सही उत्तर है डी, कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पौने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। घूर्णन को पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यही कारण है कि मिसाइलों का प्रक्षेपण देशों के पूर्वी तट से किया जाता है ताकि प्रक्षेपण विफल होने की स्थिति में वह अपने ही देश में न गिरे। यह दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। उदाहरण के लिए भारत में हमारे पास देश के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पृथ्वी के घूमने की गति पूरे अक्षांशों में स्थिर नहीं होती, यह विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए विषुवत रेखा पर घूर्णन वेग अधिक होता है जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यह घटता है। कोरियोलिस बल क्या होती है इसे देखते हैं।
कोरियलिस बल वह बल होती है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में हवाओं के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होती है। इसे फेरल के नियम के प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। फेरल के नियम के अनुसार कोई भी गतिशील द्रव उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है बाएं ओर मुड़ जाती है। ये कोरियलिस बल जो इन गोलार्धों में विक्षेपण का कारण बनता है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति यानी घूमने के कारण उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या समताप मंडल? यह जो है इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में गैस की एक प्राकृतिक परत है जो मनुष्यों और अन्य जीवित जीवों को सूर्य की हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर की परत है। ओजोन परत के विनाश को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 1987 में ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की। समताप मंडलीय ओजोन परत परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, खतरनाक यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह से टकराने और जीवित जीवों को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक्स अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। बताना है कौन सा सत्य है। इसकी जो शुरुआत है ये 2022 में ना होकर 2021 में हुई थी, अतः यह कथन पहला वाला गलत है हमारा। दूसरा सत्य है। यह योजना 7 प्रमुख इंजनों अर्थात सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, जन परिवहन, बंदरगाहों, जलमार्गों और रसद अवसंरचना द्वारा संचालित है। ये इंजन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और परिवहन के विभिन्न साधनों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सामंजस्य के साथ काम करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन के बारे में हमें बताना है। ये जो है लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑस्ट्रेलिया में है। किसमें है? ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में माउंट न्यूमैन ओपन कट आयरन और माइन को माउंट ब्लैक होल व्हेलबैक आयरन और माइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अंतिम प्रश्न था ज्योग्राफी का, जिसका सही उत्तर क्या था? सी है। तो दोस्तों ये थे यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स के भूगोल और पर्यावरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।